नमस्कार, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जिग्नेश और आज की खबरों पर गौर करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के संबलपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संबलपुर के परिसर के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई है। इन्होंने उम्मीद जताई ही कि यह ओडिशा को प्रबंधन की दुनिया में नई पहचान दिलाएगा। इन्होंने कहा, संबलपुर की IIM और इस क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए खास बात यह होगी कि यह पूरी जगह की एक प्राकृतिक लैब की तरह है। इन्होंने यह छात्रों के साथ लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए और नवोन्मेषी समाधान सुझाने के लिए आग्रह किया। IIM संबलपुर फील्ड क्लासरूम के आइडिया को लागू करने वाला पहला IIM है, जहां मूलभूत अवधारणाओं को डिजिटल तरीके से सिखाया जाता है और उद्योग से लाइव प्रोजेक्ट के माध्यम से कक्षा में प्रायोगिक शिक्षा दी जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस समारोह में ओडिशा के राज्यपाल गणेश लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी भी शामिल हुए। इसमें उद्योग जगत के अग्रणी नेताओं, शिक्षाविदों, छात्रों, पूर्व छात्रों और IIM संबलपुर के शिक्षकों सहित 5000 से अधिक लोग भी डिजिटल माध्यम से जुड़े। तो भारत में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन लेकर तैयारियां चरम सीमा पर है और कोविड टीकाकरण के जुड़ी तैयारियों को परखने के लिए आज पूरे देश में ड्राई रन किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को कहा कि टीकाकरण के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, जो कोरोना संक्रमण के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करके कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के पहले चरण में देश भर में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन दी जाएगी। इसमें 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल है। तो प्राथमिकता सूची में बाकी बचे 27 करोड़ लोग लाभार्थियों को जुलाई तक कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी, इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि दिल्ली के लोगों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। कोविड टीकाकरण केंद्रों को अस्पतालों से जोड़ा जाएगा। टीका लगाने के बाद लोगों को आधे घंटे तक निगरानी में रखा जाएगा। जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अब तक एक दिन में 1 लाख लोगों को टीकाकरण की तैयारी पे कर लिया है। तो दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली आयोजित करने की धमकी दी है कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो दिल्ली के चारों ओर लगे मोर्चे से किसान 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश करके ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ किसान गणतंत्र परेड करेंगे। और किसान नेताओं ने यह स्पष्ट किया है कि यह परेड गणतंत्र दिवस की आधिकारिक परेड की समाप्ति के बाद होगी। और किसान प्रतिनिधि ने कहा कि हमने सरकार को पहले दिन ही बता दिया था कि हम तीनों किसान विरोधी कानूनों को रद्द कराए बिना यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में सरकार के पास 2 ही रास्ते हैं, या फिर किसानों पर लाठी गोली चलाए। और किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाला ने कहा कि हम अब आर पार की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचे हैं। 26 जनवरी तक हमारे दिल्ली में डेरा डालने के 2 महीने पूरे हो जाएंगे और इस आंदोलन को पूरे देश में गति देने के लिए 6 जनवरी से 20 जनवरी तक सरकारी झूठ और दुष्प्रचार को भांडाफोड़ करने के लिए देश जागृति पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस पखवाड़े में देश के हर जिले में धरने और पक्के मोर्चे आयोजित किए जाएंगे। किसानों में एक और बाकी जनता में जागृति लाने के लिए अनेक स्थानों पर रैलियां और सम्मेलन आयोजित होंगे। तो किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होनी है और इसके बाद शाहजहांपुर पर मोर्चा लगाए किसान भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 13 जनवरी को लोहड़ी संक्रांति की अवसर पर देश भर में किसान संकल्प दिवस बनाया जाएगा और इन तीनों कानूनों को जलाया जाएगा। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा का शनिवार को निधन हो गया है और वह 86 साल के थे। बूटा सिंह के निधन के पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने शोक जताया है। बूटा सिंह को पिछले साल ब्रेन हैमरेज के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती किया गया था और वह गत वर्ष अक्टूबर महीने से कोमा में थे। उनके परिवार ने बताया कि बूटा सिंह का शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे एम्स में निधन हो गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूटा सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि बूटा सिंह जी एक अनुभवी प्रशासक थे। उन्होंने गरीबों के साथ
समाज में हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज़ उठाई थी और उनके निधन से मैं दुखी हूँ। मेरे संवेदनाएं इनके परिवार और समर्थकों के साथ है। बूटा सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में केंद्रीय गृह मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई थी और इसके साथ ही वह बिहार के राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पूर्व सांसद बूटा सिंह ने निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ। वे समाज के वंचित अप्रभावग्रस्त वर्ग की सशक्त आवाज़ थे। देश के लिए उनके योगदान को हमें भुलाना नहीं जाएगा और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि दिग्वंत आत्मा को अपने श्री स्थानों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। तो खबरों में आगे बढ़े इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. ब्रेक के बाद आगे की खबरों पर गौर करें तो 8 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू होंगे। इसके तहत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इस बात को सख्ती से मॉनिटर करेगा कि कोई भी यात्री किसी तीसरे देश से यूके और फिर इंडिया के लिए यात्रा ना करे। सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रिकों को पिछले 14 दिन को ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होगी और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो सभी यात्रिकों को न्यू दिल्ली एयरपोर्ट.in पर यात्रा करने से पहले 72 घंटे के पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा और इसके अलावा एसओपी के मुताबिक यूके से भारत आने वाले सभी यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट को पिछले 72 घंटे में करवाई हो और साथ लाना अनिवार्य होगा। तो यह रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल भी अपलोड करनी पड़ेगी। सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के जरिए यूके से भारत आने वाले यात्रिकों को एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। एयरपोर्ट पर होने वाला RT-PCR टेस्ट का खर्चा भी यात्रिकों को ही उठाना पड़ेगा और RT-PCR टेस्ट कराने के बाद यात्रिकों को आइसोलेशन और वेटिंग के लिए इंतजाम करने की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की होगी और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क फैसिलिटी तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। टेस्ट में संक्रमित पाए जाने वाले यात्रियों को आइसोलेट करने के लिए पार्टी द्वारा तैयार स्टेट हेल्थ अथॉरिटी द्वारा तैयार एक अलग आइसोलेशन फैसिलिटी में आइसोलेट किया जाएगा। अगर यात्री जीनोम सीक्वेंसिंग में यूके का नया स्ट्रेन पाया जाता है तो उन्हें एक अलग आइसोलेशन यूनिट में रखा जाएगा और प्रोटोकॉल के तहत ट्रीटमेंट दी जाएगी। ऐसे मरीजों का 14 दिन बाद RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और अगर वह उस समय पॉजिटिव पाया गया तो फिर जब तक लगातार 2 बार RT-PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आता तब तक मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। तो सौरव गांगुली अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कोहली से लेकर रवि शास्त्री ने जल्द ही स्वस्थ होने की उनके लिए कामना की है। तो बात करें तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को सीने में दर्द की शिकायत के बाद शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अस्पताल के अधिकारी ने जानकारी दी है कि गांगुली की हालत अब स्थिर है और उन्हें निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है। वह 48 बरस के हैं और गांगुली के अचानक तबीयत खराब होने पर क्रिकेट फैंस मायूस हो गए हैं। भारतीय क्रिकेटरों ने गांगुली के जल्द ठीक होने के लिए ट्वीट भी किए हैं। विराट कोहली ने ट्वीट कर गांगुली के जल्द स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं दी है। तो कोहली ने लिखा कि आपके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि वीरेंद्र सहवाग ने भी साथ में ट्वीट करते हुए कहा कि जल्द से जल्द ठीक होने की बीत कही गई है। तो सहवाग ने ट्वीट में लिखा कि दादा जल्दी से ठीक होने का और आपके जल्द ही स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। हम देख रहे हैं कि यह दर्द दिल से जुड़ी किसी समस्या के कारण है नहीं, उनके कई परीक्षण होंगे और बता दें
कि 2019 में गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर चुने गए थे और साल 2003 वर्ल्ड कप में गांगुली भारतीय टीम के कप्तान थे। 1983 के वर्ल्ड कप के बाद पहली बार भारतीय टीम 2003 में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी और सौरव गांगुली ने भारतीय टीम के लिए 113 टेस्ट और 311 वनडे मैच खेले हैं। तो गांगुली को भारतीय क्रिकेट के सफल कप्तानों में से एक माना जाता है और गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम विदेशी धरती पर मैच जीतना सीखी थी। तो मुंबई में 2008 को हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तोयबा के कमांडर झकी-उर-रहमान लखवी को शनिवार पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। लखवी को आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग के आरोप में पकड़ा गया है। लखवी लश्कर-ए-तोयबा का टॉप कमांडर है और उसे हाफिज सईद के बाद आतंकी संगठन में नंबर 2 पर माना जाता है। तो लखवी मुंबई हमले मामले में 2015 से ही जमानत पर है और उसे पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक विभाग ने गिरफ्तार किया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार या जांच एजेंसी अभी यह बता नहीं रही है कि गिरफ्तारी कहां से हुई है और लखवी को कहां रखा गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि आतंकवाद निरोधक विभाग पंजाब ने खुफिया सूचना पर आधारित एक अभियान के बाद प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी झकी-उर-रहमान लखवी को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के लिए आरोपों में गिरफ्तार किया है और इस गिरफ्तारी के पीछे आतंकी फंडिंग के खिलाफ काम करने वाले वैश्विक संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दबाव भी माना जा रहा है कि प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तोयबा का सदस्य होने के साथ ही लखवी संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी भी है। उसके खिलाफ लाहौर की आतंकवाद विरोधी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा और लश्कर-ए-तोयबा के आका हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग के एक मामले में पिछले माह 15 साल की सज़ा सुनाई गई थी। तो सईद के सदर यहाँ मुजाहिदीन और मक्की समेत कई अन्य आतंकियों को भी जेल हुई है। तो पाकिस्तान की एक आतंक विरोधी अदालत ने मुंबई हमले के साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को दहशतगर्दी का वित्त पोषण करने के मामले में यह सजा सुनाई गई। तो गन्ना खेतों में काम करने वाले लाखों मजदूरों के बच्चे हर साल पलायन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र के सांगली जिले में इन बच्चों के लिए खेतों में ही स्कूल की शुरुआत की गई है ताकि इनकी पढ़ाई अधूरी ना रह जाए और करीब 6 महीने वो इन्हीं खेतों में रहते हैं। तो आमतौर पर जोड़े में आने वाले मजदूर अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं जो इन्हीं खेतों में रहते हैं और अपने गाँव में काम नहीं होने की वजह से लोग हर साल इसी तरह पलायन करने को मजबूर हैं, जिसका खामियाजा उन मजदूर परिवार को बच्चे को भी भुगतना पड़ता है। तो जिनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है, ऐसे में जब सांगली जिले में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत में ही स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई अधूरी न रह जाए। और बैरगल ने कहा कि अगर बच्चे पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में वो बेहतर नौकरी कर सकेंगे, जिससे वो अपना और अपने परिवार का बेहतर ख्याल रख सकेंगे। प्रशासन की इस कोशिश से मजदूर भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। एक गन्ना मजदूर ने कहा कि हमारे बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाने के लिए किताबें और खाने पीने की वस्तुएं दी जा रही हैं। यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई तो मजदूरों के बारे में सोच रहा है, कोई सोच रहा है कि यह इतने दूर से बहुत कुछ त्याग करके हमारे ज़िले में काम करने को आए हैं। तो मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता मानुषी छिल्लर को महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने ऑरेंज द वर्ल्ड नामक वैश्विक पहल में शामिल किया है। 23 वर्षीय मॉडल अभिनेत्री ने कहा कि महिलाएं हर कहीं अलग अलग तरह से हिंसा का शिकार होती है और यह देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। मानुषी छिल्लर ने एक बयान में कहा कि सभी आयु वर्ग की महिलाओं को खतरा है और एक महिला होते हुए इस बात का एहसास पीड़ादायी होना है। मानुषी छिल्लर ने कहा है कि महिलाओं को हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और अन्य महिलाओं को भी यह करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। अभिनेत्री का मानना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ गए हैं, घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं, लेकिन जैसा कि हम कोविड-19 से उबरने की दिशा में काम कर रहे हैं, वैसे ही हमें एक ऐसी दुनिया के पुनर्निर्माण की दिशा में भी सक्रिय रूप से काम करने की ज़रूरत है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। और मानुषी छिल्लर यशराज फिल्म्स की इतिहास आधारित फिल्म पृथ्वीराज में अक्षय कुमार के साथ काम करेगी और फिल्म में पर्दापरण करेगी। तो कुमार इसमें चौहान का किरदार निभाएंगे, जबकि मानुषी संयोगिता की भूमिका में नजर आएंगी। तो खबरों में आगे बढ़े इससे पहले लेते हैं एक ब्रेक।
As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. ब्रेक के बाद आगे की खबरों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में कोरोना का टीकाकरण जनवरी मध्य से मकर संक्रांति के आसपास शुरू हो सकता है। यूपी के 6 जिलों में शनिवार को टीकाकरण के अभ्यास के तौर पर ड्राई रन भी हुआ। तो 5 जनवरी को पूरे राज्य में वैक्सीनेशन के इंतजाम का जायजा लेने के लिए ड्राई रन होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह जानकारी दी है और सीएम योगी ने गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बहुमंजिला अधिवक्ता भवन के शिलान्यास समारोह में यह बात कही। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के सबसे अच्छे नतीजों की वजह से WHO ने सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 माह पूर्व कोरोना के 68,000 से अधिक एक्टिव पॉजिटिव केस थे जो आज 13,000 पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 97% और मृत्यु दर 1% के आसपास है। गोरखपुर से भी आज 8 शहरों के लिए फ्लाइट सेवा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के साथ ही सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। 1947 के बाद से लेकर 2017 तक प्रदेश में सिर्फ 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे। इसकी शुरुआत गोरखपुर से हो रही है। सीएम योगी ने कहा है कि ये चैम्बर सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए नहीं बन रहे हैं बल्कि ये आम आदमी के लिए न्याय पाने का मंच बनेंगे। यह वात्सव से सबसे पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के कार्य भी शुभारंभ है। तो भारत में कोरोना की वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियां तेज होने के बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अजीबोगरीब और खतरनाक स्थिति पैदा करने वाला बयान सामने आया है। अखिलेश ने कहा है कि वह बीजेपी की वैक्सीन पर विश्वास नहीं कर सकते। उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लोगों को भी भारत में 1.5 लाख लोगों की मौत के जिम्मेदार वायरस से सुरक्षा देने वाली इस वैक्सीन के प्रति आगाह करते हुए दिखे। तो बीजेपी नेताओं ने लोगों की सेहत से जुड़े मुद्दे पर राजनीति करने को लेकर अखिलेश यादव को घेरा और अखिलेश ने शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हम इस वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जो बीजेपी द्वारा टीकाकरण के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश ने यह तक दावा किया है कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार आएगी तो लोगों का मुफ्त टीकाकरण कराई जाएगी। यह दिखता है वह राजनीति से ऊपर नहीं सोच सकते। और वही मौर्य ने इसे देश के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपमान करार कर दिया गया। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी पूरी फैमिली के साथ इन दिनों राजस्थान के रणथंभौर में है और दीपिका की एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। फोटो में वो अपने माता पिता, बहन और पति रणवीर सिंह के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क में घूमते हुए दिखाई दे रही है। इस वायरल हो रही फोटो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि दीपिका रणथंभौर के जंगल में सफारी का लुत्फ उठा रही है। बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की अपनी फैमिली के साथ रणथंभौर में है। खबरों की माने तो दीपिका, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट समेत 1 दर्जन बॉलीवुड हस्तियों ने शुक्रवार को रणथंभौर नेशनल पार्क की विजिटिंग की है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही नीतू कपूर और ने रणथंभौर ट्रिप का जिक्र करते हुए एक फ़ोटो शेयर किया था। साथ ही इस बात की जानकारी भी दी थी कि इस सफ़र में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी शामिल हो गए हैं। दीपिका की एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। फोटो में वो अपने माता पिता, बहन और पति रणवीर सिंह के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क में घूमते हुए दिखाई दे रही है। इस वायरल हो रही फोटो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि दीपिका रणथंभौर के जंगल में सफारी का लुत्फ उठा रही है। और बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी अपनी फैमिली के साथ रणथंभौर में हैं। तो हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ ने हिंदू देशभक्त वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
और उनसे पूछा है कि अगर सभी हिंदू देशभक्त होते हैं तो गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ओवैसी ने ट्वीट कर पूछा, क्या भागवत जवाब देंगे। तो गांधी जी के हत्यारे गोडसे के बारे में उन्होंने आगे लिखा, यह युक्तिसंगत है कि बिना धर्म में भेदभाव के अधिकतर भारतीय देशभक्त हैं। यह सिर्फ आरएसएस की बेतुकी विचारधारा है कि एक धर्म के लोगों को स्वतः देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट दिया जाता है, जबकि अन्य को अपनी पूरी जिंदगी यह साबित करने में गुजार देनी पड़ती है कि उसे यहाँ रहने का अधिकार है और उसे भारतीय कहलाने का भी अधिकार है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा था कि हिंदू देशभक्त होते हैं। इस पुस्तक में महात्मा गांधी को हिंदू देशभक्त बताया गया है। मोहन भागवत के इसी बयान पर ओवैसी की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।